हाय गाइज ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था ह्यूमन में शुक्रजनन, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन। टेस्टिस होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो उदर गुहा से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में होते हैं। बाहर इसके चारों ओर अधिवर्षण एपिडाइडिमिस ये होते हैं, इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन और युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मजनन। अब शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया के सिमिलर होगी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, जिसे हम अंडजनन बोलेंगे। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया 2 स्टेप्स में कंप्लीट हुई है, जिसमें शुक्राणु पूर्व का निर्माण हुआ है और दूसरा होगा शुक्राणु का रूपांतरण, यानी जो मैच्योर शुक्राणु है उसमें रूपांतरण हो जाएगा। तो देखते हैं हम 1 बाय 1, थोड़ा पिछला भी रिवाइज करेंगे, कल हमने क्या पढ़ा था वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक बेसिक ओवरव्यू है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो उसे आपको क्लियर करना है। मैं थोड़ा रिवाइज भी कर दूंगा यहाँ पे। तो शुक्रजनन की प्रक्रिया 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। एक और है शुक्राणु पूर्व का निर्माण, शुक्राणु पूर्व का निर्माण, ठीक है। और दूसरा हो रहा है शुक्राणु का रूपांतरण। 2 स्टेप्स है शुक्राणु का रूपांतरण। अब देखते हैं जो शुक्राणु का निर्माण वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। पहला है जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम बोल देते हैं गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा आ जाएगा वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था। और तीसरा आ जाएगा परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था। तो देखिए जो पहला वाला है गुणन प्रावस्था, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें एक शुक्राणु मात्र कोशिका डिवीजन करके अपने ही समान, एक शुक्राणु मात्र कोशिका डिवीजन करके अपने ही समान सेल्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये एक शुक्राणु मात्र कोशिका थी, विभाजन किया, समसूत्री विभाजन होगा, गुणसूत्रों की संख्या समान और कोशिका समान संख्या में डिवाइड होगी, अपने समान पुत्री कोशिकाएं दोनों ये बन गई। एक शुक्राणु मात्र कोशिका 2 में, ये आगे डिवाइड होंगे 4 में, और आगे और डिवाइड करें तो ये हो जाएंगी 8 में। 2 4 8 16 ऐसे होती जाएंगी, ये मल्टीप्लिकेशन गुणात्मक रूप से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम गुणन प्रावस्था। ओके, इसमें शुक्राणु मात्र कोशिका बार बार समसूत्री विभाजन करके विभाजित होती रहती है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, आगे आती है वृद्धि प्रावस्था। यहां तक तो हो रहा है गुणन प्रावस्था, जिसमें हो रहा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ओके गाइस। इसके बाद में क्या हो रहा है कि ये शुक्राणु मात्र कोशिका, इसमें 1 2 या 3, एक तो बची रहती है। बची क्या है? वो स्टेम सेल है। स्टेम सेल क्या होती है? उसमें सभी सेल्स को या अपने समान सेल्स को बनाने की कैपेसिटी होती है। ये सेल है, ये अपने ही समान और कोशिका बनाने की क्षमता रखती है। इस कारण इसको बोलते हैं स्टेम सेल या शुक्राणु मात्र कोशिका। माता है, अपने समान और बच्चे बनाने की क्षमता रखती है, तो वो क्या होती है? माता। इसी प्रकार ये शुक्राणु मात्र कोशिका अपने समान और कोशिका बनाएगी। तो यहाँ तक तो थी शुक्राणु मात्र कोशिका। ये क्या है? सारी की सारी शुक्राणु मात्र कोशिका। शॉर्टकट लिख रहा हूँ, शुक्राणु मात्र सेल्स। अब ये शुक्राणु मात्र सेल्स आगे डिवाइड होंगी, तो इसे हम बोलेंगे शुक्राणु जनन कोशिका, जो शुक्राणु निर्माण में हेल्प करी, यानी वृद्धि प्रावस्था में जा रही है। जैसे ये कोशिका वृद्धि करेगी तो इसे हम बोल देंगे शुक्राणु जनन कोशिका, शुक्राणु जनन सेल। ओके, ये क्या होगा? अपने जो आकार, अपना साइज है उसमें ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करेगी, आकार बढ़ेगा, और ये एक लंबी स्टेप है। ये प्रावस्था क्या है? एक लंबी प्रावस्था है। इसके बाद में क्या होता है? ये बन जाती है शुक्राणु जनन कोशिका। ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करेगी तो इसका मतलब है कि आगे वृद्धि में जाएगी, परिपक्व में जाएगी, शुक्राणु का निर्माण करेगी। तो इसे हम क्या बोल देंगे? शुक्राणु जनन सेल। यहाँ तक क्लियर हो? इसके बाद में इसमें क्या होता है? प्राथमिक ये बनी है ये कोशिका। इसमें क्या होता है?
अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन या ह्रास विभाजन। ह्रास विभाजन, ह्रास का अर्थ है जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या आधी हो जाएगी। हमारे अंदर डिप्लॉयड है 46 होते हैं तो उनकी संख्या n हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है। अर्धसूत्री विभाजन की कुछ कहानी सुन लो। अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या होता है, एक कोशिका डिवाइड होके 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, बट उसमें जो गुणसूत्र है उनकी संख्या आधी आधी हो जाती है। ओके, इसके बाद में आता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। उसमें जैसे 2 कोशिकाएं डिवाइड हो चुकी थी, वो फिर डिवीजन करेंगी और अपने ही समान 2 और कोशिका यानी टोटल 4 सेल्स बनाएंगी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या वो ही रहेगी, इसके आगे और नहीं घटेगी। वैसे पहले आधी हो गई थी इसलिए इसको ह्रास विभाजन, और अगले वाले को विभाजन ही बोलेंगे जिसमें गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहेगी पर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो। अब इसमें हो रहा है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। ये सेल्स है 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। ये लो, हो गई डिवाइड। तो जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो इसको तो बोल दिया हमने प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। जैसे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ है उसके पहले ये प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका। क्लियर हो। इसके बाद में प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन हो लिया, इसके बाद में बनती है द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका। ये बन गई द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका। प्राथमिक थी वो, द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका। अब ये 2 बन गई। इन 2 से 4 सेल्स का निर्माण होगा, 1 2 3 और 4। ये चारों की चारों सेल्स आगे रूपांतरण की प्रक्रिया होगी, रूपांतरण, और ये रूपांतरण की प्रक्रिया हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, और ये चारों की चारों सेल्स हैं 4 शुक्राणुओं का निर्माण करेंगे। ये क्या है, शुक्राणु। तो हमने क्या देखा, ये प्रावस्था हो जाएगी परिपक्वन प्रावस्था, ये हो गई वृद्धि प्रावस्था, ये हो गई गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में शुक्राणु मात्र कोशिका बार बार डिवाइड करके अपने समान कोशिकाएं बनाएगी। जो कोशिका शुक्राणु जनन में भाग लेती है उसे शुक्राणु जनन कोशिका बोल देंगे। क्लियर हो। इसके बाद में आती है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है, एक लंबी प्रावस्था होती है। शुक्राणु जनन कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका निर्माण होता है। अब आता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होने से पहले जो कोशिका थी जिसे तो हम बोलेंगे प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद उसे बोलेंगे द्वितीयक जनक कोशिका, द्वितीयक जनक कोशिका। और द्वितीयक जनक कोशिका आगे 2 से 4 सेल्स का निर्माण करेंगी और चारों को चारों शुक्राणुओं का निर्माण होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सेल से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा, 4 शुक्राणुओं का निर्माण होगा। एक कोशिका, एक शुक्रजनक कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होगा। बात आ जाए कौन कौन से विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट सेकंड होते हैं। अर्धसूत्री फर्स्ट से पहले सेल्स होती है उसे बोलते हैं प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका। अर्धसूत्री सेकंड से पहले सेल्स होती है उसे बोलते हैं द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका। ये स्टोरी मैंने कल ही बताई थी, जो मेरा इससे पहले का वीडियो था उसमें बताई थी, और ये स्टोरी आपको यहाँ पर भी क्लियर हुई होगी। इसके बाद में हम देखते हैं शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण में क्या होता है, शुक्राणु का रूपांतरण होता है। उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जैसे वाटर है, कुछ क्रोमेटिन पदार्थ है, उसे या वेस्ट पदार्थ उसे एग्जिट कर दिया जाता है एक सिंपल शेप जिसमें पूंछ लग जाती है और एक शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। तो वो क्या है, शुक्राणु का रूपांतरण या शुक्राणु का कायांतरण। जो शुक्राणु है उसमें कार्य क्षमता के लिए, जैसे शुक्राणु है यहाँ पर ये शुक्राणु बने थे, ये शुक्राणु की सेल्स थी, इसमें कार्य क्षमता के लिए, इसमें विभेदीकरण होता है। कार्य क्षमता के लिए इसमें क्या होता है, विभेदीकरण होता है, यानी शुक्राणु बनने के लिए उसमें विभेदीकरण होता है, जिसे हम कहते हैं शुक्राणु कायांतरण, शुक्राणु रूपांतरण या शुक्राणु कायांतरण। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम इसे। यानी एक सक्रिय शुक्राणु निर्माण के लिए जिसमें टैल भी हो, गतिशील भी हो, एक्रोसोम पार्टो भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो
और जेनेटिक मटेरियल भी हो, वो एक सक्रिय हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं शुक्राणु का कायांतरण या शुक्राणु का रूपांतरण। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो शुक्राणु का विभेदन होता है, इसमें क्या होता है कि जो एक तो जैसे ये गोलाकार सेल्स थी, ये गोलाकार सेल्स थी, इससे कुछ वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, जैसे जल निकल जाता है, कुछ अन्य वेस्ट निकल जाता है, और ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक एक्रोसोम पार्ट होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ये नेक होती है, इसका मिड पीस होता है, और ये टेल होती है। ये बन गया एक शुक्राणु। क्या बन गया, एक शुक्राणु। तो इस शुक्राणु में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम बोल देते हैं शुक्राणु का कायांतरण या शुक्राणु का रूपांतरण। इसमें जो डीएनए आरएनए होते हैं वो भी होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, केंद्रक का आकार छोटा हो जाता है, और ये इसका साइज है, जो शुक्राणु है इसका साइज है भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है जातियों में। जैसे अलग अलग जातियां होंगी उसमें अलग अलग टाइप के शुक्राणु होंगे, उसकी संरचना में डिफरेंस होगी, किसी टेल में, किसी की जो एक्रोसोम पार्ट है उसमें, नेक में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग अलग जातियों के शुक्राणु है वो कुछ कुछ डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। अब हम बात करते हैं शुक्राणु का एक्रोसोम। एक्रोसोम पार्ट एक इम्पोर्टेंट है, वो क्या काम करता है, जो एग उसको फर्टिलाइज करने में, एग के ऊपर दो आवरण होते हैं, जोना पेलुसिडा कोना रेडिएटा, उनको भेदने में और उसमें एंटर, जेनेटिक मटेरियल उसमें एंटर कराने में इम्पोर्टेंट कार्य करता है एक्रोसोम। तो इसका निर्माण कैसे होता है शुक्राणु का, एक्रोसोम का, जैसे पहले ये तो था एक्रोसोम, ऐसे होता है शुक्राणु कोशिका, ऐसे होती है शुक्राणु कोशिका। तो इसमें क्या होता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये धीरे धीरे हटता जाता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे हटता जाता है, और एक छोटा सा ये एक्रोसोम पार्ट बच जाता है, इसके चारों ओर एक ही आवरण बच जाता है, ये आगे टोपीनुमा संरचना में सेट हो जाता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये नेक होती है, ये मिड पीस होता है, और ये इसकी टेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये शुक्राणु शीर्ष बोल सकते हैं हम इसे, क्या बोल सकते हैं, शुक्राणु शीर्ष भी बोल सकते हैं हम इसे। ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, ये इसका मिड पीस हो जाएगा, और ये इसकी टेल हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये इसमें कुछ कन्वर्टेशन होता है। कैसे क्या हुआ कि जो एक्रोसोम पार्ट था उसके चारों ओर गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे क्या होता है, हटता जाता है, और एक छोटा सा एक्रोसोम पार्ट बचता है, उसके चारों ओर एक आवरण होता है, वो एक सामने, जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु शीर्ष के ऊपर एडजस्ट हो जाता है, त्रिकोणाकार टोपीनुमा संरचना बन जाती है। ओके, इस प्रकार से इसमें सेट हो जाता है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद में क्या होता है कि शुक्राणु की पुच्छ का विभेदन होता है, शुक्राणु की पुच्छ का विभेदन होता है। तो शुक्राणु की पुच्छ का विभेदन कैसे हुआ कि जैसे ये एक सेल्स थी, इसमें कुछ ये जेनेटिक मटेरियल था, तो जब ये एक्रोसोम पार्ट का निर्माण हो रहा है, जैसे शुक्राणु की जो शीर्ष का निर्माण हो रहा है, उस टाइम क्या होता है, इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है, या हम बोल सकते हैं कोशिकीय पदार्थ है, वो इसके निर्माण के समय कुछ बह जाता है, यानी लिक्विड है, लिक्विड की तरह वो बहना ही स्टार्ट कर देता है। तो जैसे जैसे बहता है तो क्या बन जाती है यहाँ पर शुक्राणु की, ये मिड पीस हो गया, और ये क्या बन जाती है, टेल बन जाती है। ओके, ये शुक्राणु की टेल बन जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो शुक्राणु की टेल कैसे बनी, जो एक्रोसोम पार्ट का निर्माण होता है उस टाइम जो सेल्स है उसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल बहना शुरू कर देता है, और वो क्या बना देता है, शुक्राणु की टेल बना देता है। ये एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाली संरचना है, या हम ऐसे नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। जो अपने शुक्राणु हैं, गैमेट्स हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देख के हम बता सकते हैं, नॉर्मल आई से हम नहीं देख सकते। तो ये सारी सारी प्रोसेस हो रही है, ये सारी सारी क्या हो रही है, माइक्रोस्कोपिक होती है। और साथ ही साथ में इसमें क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया एडजस्ट हो जाते हैं, सेंट्रोसोम एडजस्ट हो जाते हैं, और जो अपनी स्थिति बना लेता है डीएनए आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपनी स्थिति बना लेता है। ओके, अब हम बात करते हैं शुक्राणु की संरचना। ओके, रूपांतरण पढ़ लिया हमने, अब हम देखते हैं शुक्राणु की संरचना।
संरचना, शुक्राणु, स्पर्म की स्ट्रक्चर। स्पर्म की स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो होता है शीर्ष भाग होता है, ये इसका होता है नेक रीजन होता है, और ये होता है मिड पीस, और ये आगे होती है इसकी टैल, ये होती है इसकी टैल। तो ये तो क्या हुआ शीर्ष भाग, और इस शीर्ष भाग में होता है, इस शीर्ष भाग में होता है एक्रोसोम। शीर्ष भाग में क्या होता है, एक्रोसोम। तो ये शीर्ष भाग में मैं यहां लिख देता हूं एक्रोसोम। ये हो जाएगा इसका जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। इसके बाद में ये होता है मिड पीस, मिड पीस बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसका जो धड़ पार्ट होता है ना, वो बोल सकते हैं हम। धड़ पार्ट तो नहीं बोल सकते, मध्य खंड बोल सकते हैं इसको। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मध्य खंड, मिड पीस। और ये होती है इसकी पुच्छ, ये क्या हो जाएगी इसकी पुच्छ। इस प्रकार से इन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और ये हो गई इसकी गर्दन या नेक। इस प्रकार से इन पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इन पार्ट्स की थोड़ी थोड़ी हम स्टोरी देख लेते हैं भाई, किस में क्या क्या होता है और इसका क्या मुख्य रोल होता है शुक्राणु की संरचना में। और जो शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है स्पर्मियोसिस, वो प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड अपना रिएक्ट कर रही है, वो प्रोसेस आपको मैंने बता दिया। फिर भी मैं आपको अच्छी तरीके से फिर से बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी, हार्मोनल बेस पे बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। शीर्ष है, शीर्ष में क्या होता है, एक्रोसोम पार्ट होता है, ये ऐसे शीर्ष होता है, ये एक्रोसोम पार्ट होता है। इसका काम क्या है, जैसे ये एक एग है, एग के ऊपर, ये एग का न्यूक्लियस होगा, एग के ऊपर कुछ आवरण होते हैं जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। अब बात है कि ये जोना पेलुसिडा नया नाम आ रहा है, आपके लिए नया नहीं है, जस्ट आगे एग यानी एग का निर्माण होगा, अंड जनन होगा, वहां पर आपको सारी स्टोरी बताऊंगा। जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, उसका न्यूक्लियस, कैसे क्या एग का निर्माण होता है, वो आपको सारी बातें बताऊंगा। तो जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा दो आवरण होते हैं, उनको भेदने में ये हेल्प करता है। ये एक्रोसोम पार्ट है, इसको भेदने में क्या है, इसमें कुछ विघटनकारी एंजाइम होते हैं, विघटनकारी एंजाइम जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोयूडिनेज और कोरोना विभेदी, या बोल सकते हैं जोना पेलुसिडा विभेदी। वो इसको विभेदन करके जेनेटिक मटेरियल को एग में प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो शीर्ष भाग का क्या काम हुआ, उसमें एक्रोसोम पार्ट होता है जो एग को भेद कर जो जेनेटिक मटेरियल उसमें एंटर करवाता है। ओके, इसके बाद में आता है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ में डीएनए या आरएनए होता है, डीएनए होता है मोस्टली। उसका क्या काम है, उसमें हमारे जो आनुवांशिक लक्षण है, जेनेटिक पदार्थ है, जो डीएनए अपना, उसमें सभी में अपने आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो वो जेनेटिक मटेरियल एग के अंदर प्रोवाइड करना। जैसे ये एग है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, और ये है स्पर्म, ये इसका एक्रोसोम पार्ट, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो माता और पिता के और पिता के दोनों के लक्षण तभी तो आएंगे, तभी तो हम कहते हैं भाई इसकी आंखें न हो जाए, ये इस पे गई, ये माता पे, इस पे पिता पे, इस पे दादाजी पे। तो जो जेनेटिक आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण आ रहे थे वो इसी के द्वारा ही जाते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं हमें। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं मध्यखंड। इससे पहले गिरवा देखते हैं। गिरवा एक छोटा पार्ट होता है जो जेनेटिक मटेरियल और मध्यखंड को जोड़ने का काम करता है। इसके नीचे होता है मध्यखंड। मध्यखंड में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसे 9+2 की व्यवस्था में, 9+2 की व्यवस्था। एक माइटोकॉन्ड्रिया के जुड़ने का शेप है, ऐसे होते हैं 9+2 की व्यवस्था में। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी, जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के लिए। सर्वाधिक एनर्जी यहीं से मिलती है, इसको एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करेगा और एग को फर्टाइल कर पाएगा। ओके, तो ये
मध्यखंड का काम हुआ। इसके बाद में पूछ, ये इसकी गति में हेल्पफुल है, गति में सहायक है। अगर टैल नहीं होगी तो ये लिक्विड मटेरियल में तैर नहीं पाएगा, टैल होगी तो ये तैरता है आसानी से और जो एग है उसको फर्टिलाइज कर पाता है, फर्टाइल कर पाता है। इससे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पर कुछ सेंट्रोसोम होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के 90 डिग्री पर जचे सेंट्रोसोम, ये क्या काम करते हैं, जो तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है उस टाइम ये हेल्पफुल होते हैं। तो इस प्रकार हमने शुक्राणु की संरचना देखी। शुक्राणु को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, शीर्ष भाग, मध्यखंड, गिरवा, टैल। यहाँ तक क्लियर हुई आपने? 4 पार्ट देखे हमने। शीर्ष में क्या होता है? शीर्ष में आनुवांशिक पदार्थ होता है और कैप के ऊपर, कैप ये जैसे टोपी है, ये टोपी है नहीं इसकी, इसमें जचा होता है एक्रोसोम पार्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसमें क्या होता है? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, लाइजिन, केटेफिन। एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो क्या काम करती है? एग को फर्टाइल करती है। एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कैफीन होती है और क्या होती है? लाइजिन होती है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यखंड की। ये होता है मध्यखंड। मध्यखंड गिरवा से और टैल से जुड़ा होता है। ये गिरवा, इसमें तारकाएं होते हैं और 9+2 की व्यवस्था में जुड़े हुए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, इसमें 2 तारकाएं होते हैं, एक समीपस्थ तारकाएं, एक होता है दूरस्थ तारकाएं। यहाँ तक क्लियर हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसनकारी एंजाइम है, श्वसनकारी यानी श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसनकारी एंजाइम है और एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आसानी से इसका मूवमेंट हो सके, एनर्जी मिलेगी तो ये इसको फर्टाइल कर सकता है एग को। इसके बाद में आता है पुच्छभाग। पुच्छभाग कुछ लंबा नुकीला, लंबा और नुकीला, जो मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। ओके, मूवमेंट में हेल्पफुल होगा तो ये लिक्विड मटेरियल में तैरता हुआ एग को फर्टाइल करने में हेल्पफुल होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो अपने स्पर्म हैं उनके स्पर्म की संख्या कितनी होती है। एक बार इजेक्ट करने में, एक बार जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन होता है, उसमें कितने एग होते हैं? तो बता रखिए 40 से 60 मिलियन, 40 से 60 मिलियन स्पर्म इजेक्ट किए जाते हैं, एक बार स्खलित किए जाते हैं। 40 से 60 मिलियन, 40 से 60 मिलियन कितने होंगे जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं एक बार में। तो उसमें क्या होता है कि 60% शुक्राणु तो कैसे होने चाहिए? 60% शुक्राणु तो क्या होते हैं? सामान्य साइज के, सामान्य आकार के होने चाहिए। और 40% शुक्राणु क्या होते हैं? चलायमान, चलायमान ये बोल सकते हैं हम, या गति करने वाले। 40 से 60% शुक्राणु होते हैं, जिसमें 60% तो कैसे होते हैं? सामान्य आकार के, जिसमें टैल भी है, मिड पीस भी है, गिरवा भी है, एक्रोसोम पार्ट भी अच्छी तरीके से। और जो 60 हो गई, 60 की बात हो गई, अब बचे 40। 40 क्या होते हैं? एक्स्ट्रा मूवमेंट करने वाले होने चाहिए। तो एक्स्ट्रा मूवमेंट करने वाले होंगे जब भी एग के पास उसको फर्टाइल कर पाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और हार्मोन्स के बेस पर है, वो आप देखिए। जैसे हमने बात की थी फर्स्ट में, बात की थी, जो मेल है उसमें मैचुरेशन की प्रोसेस है वो कितने एज में होती है? 14 से लेके 16 ईयर्स की एज में मैचुरेशन की प्रावस्था होती है, 14 से 16 ईयर में। तो इस स्थिति में क्या होता है? जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ये एक ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है। ये कुछ फैक्ट रिलीज करता है अग्रपीयूष को, अग्र को भी और पश्च को भी, दोनों को रिलीज करता है, पर मोस्टली हम देखते हैं अग्रपीयूष, जिसे बोलते हैं हम एडिनो हाइपोफाइसिस, अग्रपीयूष। और अग्रपीयूष को ये फैक्ट रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं GnRH, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, 2-4 बार याद करोगे, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, याद हो जाएगा आसानी से। इसके बाद में GnRH रिलीज हुआ, ये 2 फैक्टर्स रिलीज करेगा, यानी पीयूष ग्रंथि को सिग्नल भेजेगा और पीयूष ग्रंथि 2 हार्मोन रिलीज करेगी, जिसे हम बोल देते हैं
FSH पुट्टी का उत्तेजक हार्मोन, पुट्टी का उत्तेजक हार्मोन, और एक होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये बात क्लियर हुई आपको? ये मैंने बात जैसे अपने एंडोक्राइन सिस्टम आया था वहाँ पर ही बताई थी मैंने, फिर से आप देख लीजिए, आपको एक दो बार देखोगे आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो FSH पुट्टी का उत्तेजक हार्मोन और LH होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन रिएक्ट करेंगे बॉडी में, अपने संपूर्ण शरीर में ब्लड के थ्रू संपूर्ण बॉडी में घूमेंगे, और ये जो अपना वर्षण है, वर्षण में होती हैं अंतराली सेल्स होती हैं, और होती हैं इसमें शुक्रजनन नलिकाएं। ये तो हो गई अंतराली कोशिकाएं, अंतराली सेल्स, और इसी के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, ऐसे नलिकाएं होती हैं जिसे हम बोल देते हैं शुक्रजनन नलिकाएं। इन्हें हम क्या बोल देंगे? शुक्रजनन नलिकाएं। अब देखिए जो LH हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये रिएक्ट करेगा अंतराली सेल पर, और अंतराली सेल पर रिएक्ट करेगा तो ये बनाएंगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? एक स्टेरॉइड हार्मोन है, और साथ ही साथ में ये एंड्रोजन हार्मोन भी है। स्टेरॉइड हार्मोन भी है और साथ ही साथ में क्या है? एक एंड्रोजन हार्मोन भी है। ओके, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आएगा और कंप्लीट बॉडी पर रिएक्ट करेगा। ये क्या क्या बनाएगा? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। और ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण आप सभी जानते हैं, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो आनुवांशिक लक्षण या परिपक्वता लाते हैं। नर में अलग होते हैं, मादा में अलग होते हैं। मैंने बता रखा आपको, आप बुक की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपको नहीं याद है, नए स्टूडेंट्स हैं तो। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण मैच्योर होंगे, और साथ ही साथ में क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण भी होगा। क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण भी होगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या का काम कर रहा है? एक तो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास और शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणुओं का निर्माण कराने में देखो टेस्टोस्टेरोन पे एक्ट कौन कर रही है? अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाओं पर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि पे हाइपोथैलेमस। इस प्रकार से एक अंतःस्रावी ग्रंथि का एक विवरण दिया है, विवरण दिया है। ये सारी की सारा अंतःस्रावी तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये हार्मोनल बेस पर या तंत्र वो है तंत्रिका तंत्र बेस पर एक दूसरे से अटैच है। तो आप एक टॉपिक को क्लियर करते जाओ, उसके जो कुछ रहते हैं वो साथ में बताता हूँ, वहीं पर क्लियर करते जाए आप, तो ये बायोलॉजी आपको अंगुलियों पर याद हो सकती है, आसानी से याद हो सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें आप। इसी के बाद में एक प्रोसेस होती है, जैसे शुक्रजनन कोशिकाएं, जैसे शुक्राणुओं का निर्माण, ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? वर्षण में। इसके चारों ओर आवरण होता है जिसे हम बोलते हैं वर्षण कोश। क्या बोलेंगे इसे? वर्षण कोश। ओके, अब ये वर्षण कोश में खुलती हैं छोटी छोटी नलिकाएं जिसे हम बोल देते हैं एपिडिडाइमिस, और ये एपिडाइमिस एक संरचना बना के क्या बना देती हैं? शुक्रवाहिनी। क्या बना देती हैं? शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी आगे मूत्राशय के आगे जाके और यहाँ खुल जाती है जिसे हम बोल देते हैं शुक्राशय। इसे क्या बोल देंगे? शुक्राशय। और यहाँ पर दो ग्लैंड होती हैं, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये आगे बना देते हैं एक इजुक्टरी या स्क्लन वाहिनी। ये बना देंगे स्क्लन वाहिनी, और ये स्क्लन वाहिनी आगे खुल देती है मूत्र वाहिनी में। मूत्र वाहिनी इधर भी अटैच होती है मूत्राशय से, इधर मूत्र भी आता है, और इधर इजेक्टरी डक्ट यानी स्क्लन वाहिनी बनाती है। ये अपना सीसन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक सिस्टम होता है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण हुआ, अंतःस्रावी तंत्र अपना एक्ट कर रहा है, शुक्राणु के मैच्योरेशन की प्रोसेस, शुक्राणु का रूपांतरण, शुक्राणु पूर्व का जो क्या क्या निर्माण हो, शुक्राणु पूर्व का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी स्टोरी मैंने आपको बेसिक बता दी है। बुक है आपके सामने, बुक को आप थोड़ा सा, जैसे मेरा लेक्चर है उसको बुक को सामने रखो और उसको बुक को देखते रहो, आपको आसानी से याद हो सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइज, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप क्या गलती करते हैं? वीडियो को देख लेते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
तो सब्सक्राइब आपको करना चाहिए, क्योंकि मेरे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ में आपको लाइक भी करना चाहिए, ऑनलाइन देखते हो, आपका एक लाइक हमारा, ठीक है।